नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम देखेंगे आयुर्वेद और सिद्धा पद्धति में क्या अंतर है। आपने सिद्ध पद्धति का तो नाम सुना ही होगा। आयुष मंत्रालय में जो आयुष लिखते हैं उसमें जो एस दिया जाता है, एस एच में आयुष, वो एस है सिद्धा का। अब सिद्ध जो पद्धति है वो आयुर्वेद का ही एक भाग है, लेकिन अभी स्वतंत्र रूप में पद्धति हो गई है, स्वतंत्र रूप में एक चिकित्सा पद्धति के रूप में ख्यात है। अब देखते हैं उसकी शुरुआत। कोई भी पद्धति की शुरुआत हम देखते हैं कि वो कोई भगवान से या तो फिर कोई महापुरुष से हुई है या कोई ऋषि से हुई है। तो आयुर्वेद में ऐसे तो बहुत ही पुराना आयुर्वेद है और आयुर्वेद से ही अनेक पद्धतियों की उत्पत्ति एवं विकास हुआ है। सिद्ध पद्धति में ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत शिव से हुई है। इसके लिए जैसे आयुर्वेद की शुरुआत ब्रह्मा से मानी जाती है, इस तरह से सिद्ध पद्धति की शुरुआत शिव से है। शिव उपदेष्टा है और जो उपदेश को ग्रहण करते हैं ऐसे पार्वती है। तो शिव पार्वती का वहां संवाद है। तो सर्वप्रथम जो ये पद्धति का उपदेश दिया वो शिव ने पार्वती को दिया है। अब पार्वती के बाद पार्वती ने उस उपदेश को नंदी को दिया है। तो नंदीश्वर ये एक रूपक के रूप में रखा है और नंदीश्वर ये उपदेश को ग्रहण करता है। नंदीश्वर ने ये उपदेश धन्वंतरी को दिया है और धन्वंतरी ने ये उपदेश है वो अगस्त्य मुनि को दिया है। तो ऐसे देखे तो अगस्त्य मुनि से ये शुरुआत मानी जाती है लौकिक की। भगवान धन्वंतरी तो आयुर्वेद के उपदेष्टा है, वही धन्वंतरी ने अगस्त्य को उपदेश दिया है और उसके बाद ये पद्धति चली है, ऐसा मानना है, ऐसा एक कहानी है, ऐसा एक इतिहास है। तो अगस्त्य मुनि उसके मुख्य प्रवर्तक अभी माने जाते हैं। देव में माने तो शिव है और लोक में माने तो धन्वंतरी जैसे आयुर्वेद के उपदेष्टा है। लेकिन हमने पहले ही देखा कि धन्वंतरी ने 8 विभागों में आयुर्वेद को बांटा। केवल आयुर्वेद को ही 8 विभाग में बांटा ऐसा नहीं है, अलग अलग जो उपदेश दिए उसमें से अनेक पद्धतियों का जन्म हुआ। उसमें से भगवान धन्वंतरी के जो उपदेश अगस्त्य ने ग्रहण किए और बाद में अगस्त्य ने लौकिक भाषा में उसका भाषांतर किया, अनेकविध प्रयोग किए और बाद में एक पद्धति जो एस्टैब्लिश की, एक पद्धति स्थापित की, उसको ही सिद्ध पद्धति कहते हैं। अब अगस्त्य ने वो जो उपदेश है, वो जो शिक्षा है, वो चुलत्स्य नामक एक शिष्य को दी जो ऋषि तुल्य व्यक्ति थे। चुलत्स्य ने ये उपदेश तैय्यरय्यर को दिया है। तो बाद में धीरे धीरे संस्कृत से उसका तमिलीकरण हुआ है। इसके लिए अब सबसे ज्यादा ग्रंथ जो इस पद्धति के मिल रहे हैं वो संस्कृत में कम है, लेकिन उसका प्रादेशिक भाषा में यानी जो तमिल भाषा है उसमें वो ज्यादा है। अगस्त्य मुनि ने भी तमिल भाषा में बहुत कुछ लेखन किया है, संस्कृत भाषा में भी किया है, साथ साथ तमिल भाषा में भी किया है। तमिल भाषा में संस्कृत का सबसे ज्यादा अनुवाद होने के कारण ये पद्धति बहुत ही प्रख्यापित हुई है, बहुत ही प्रचारित हुई है। अब तैय्यरय्यर के पास से 18 से 22 सिद्धों ने ये ज्ञान को ग्रहण किया है, यानी 18 से 22 ऋषि मुनियों ने या वैद्यों ने ज्ञान को ग्रहण किया है। अब आपको जानकर ये आश्चर्य लगेगा कि इस पद्धति के जो उपदेष्टा है या तो जो ऋषि है उसको सिद्ध क्यों कहते हैं। तो जैसे अष्टांग योग में अष्ट सिद्धि का वर्णन है और वो अष्ट सिद्धि पाने वाला व्यक्ति, सिद्धि जिसके पास है उसको सिद्ध कहा जाता है। उसी तरह से भेषज सिद्धि अर्थात औषधि का ज्ञान और रोग का ज्ञान, इस तरह का जो चिकित्सा का ज्ञान है वो जिसके पास है उसको सिद्ध कहा जाता है। ये सिद्ध एक परिभाषा में है। दूसरी परिभाषा में जो रसवैद्य होता है वो सिद्ध वैद्यस्तु रसवैद्य, अर्थात सिद्ध वैद्य किसको कहा जाता है, रसवैद्य को कहा जाता है। नागार्जुन के बाद भस्मों का प्रमाण प्रचलित हुआ, यानी वनस्पति में से रस वीर्य का धीरे धीरे गुण का कम होते गए, या तो धातुओं को उपयोग में लाया गया, क्योंकि धातु का जो भस्म वगैरह बनती है वो लंबे समय तक उसके गुण को रख पाती है। वनस्पति के चूर्ण वटी गुटी है वो थोड़े कम समय तक अपने गुण को रख पाते हैं, लेकिन धातु में ये विशिष्टता देखी जाती है कि धातु की जो भस्म बनाई जाए वो लंबे समय तक अपने गुणों को रख पाती है। तो इस तरह से पारद से जो दवाएं निर्मित हुई, स्वर्ण से या तो ताम्र से या तो चांदी से, ये जो दवाएं हुई उसको रस वैद्य, ऐसा रस
चिकित्सा या तो रस औषधि ऐसा नाम दिया गया। आयुर्वेद में आप देखेंगे कि सब औषधियों के पास रस 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 ऐसा लिखा हुआ होता है, जैसे जय मंगल रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, त्रिभुवन कीर्ति रस। तो वो रस है, अर्थात कोई कोई लोग मानते हैं कि वो स्वरस होगा, नहीं, ये जूस नहीं है, इस तरह का ये रस नहीं है। रस अर्थात एक जो रस औषधि है वो पारद से, कजली से बनती है, उसमें अलग 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 प्रकार की भस्मों का भी उपयोग होता है, धातु का भी उपयोग होता है, उसको ये रस पद्धति कहते हैं। तो वो नागार्जुन की परंपरा से ये सिद्ध वैद्य की परंपरा का बहुत सारा प्रचार हुआ है। तो ये अगस्त्य परंपरा के भी जो लोग हैं, मतलब जो वैद्य है, वो भी रस का बहुत उपयोग करते हैं, वो भी भस्मों का बहुत उपयोग करते हैं, इसके लिए भी उसको सिद्ध कहा जाता है। एक तो सिद्ध है कि उसके पास जो चिकित्सा की सिद्धि है वो है, ज्ञान है वो है, और दूसरा वो रस औषधियों का उपयोग करते हैं, इसके लिए भी उसको सिद्ध कहा जाता है। अब देखते हैं उसके संप्रदाय। तो एक मूल वर्ग के सिद्ध है, यानी हर एक में, जैसे बुद्ध संप्रदाय में भी अलग अलग संप्रदाय होते हैं, कोई भी प्रकार के एक कोई बड़ा वर्ग के संप्रदाय का विभाग होता है, इस तरह से इसमें दो विभाग मुख्य माने गए हैं। एक है नाद वर्ग के सिद्ध और दूसरे है मूल वर्ग के सिद्ध। तो मूल वर्ग के सिद्ध है वो ज्यादातर औषधियों का काम करते हैं, ज्यादातर वो रस औषधियों का प्रयोग करते हैं, और नाद जो है वो मंत्र का भी उपयोग करते हैं और औषधियों का भी उपयोग करते हैं, इसके लिए उसकी संज्ञा नाद ऐसा पड़े है। नाद हमको पता है कि हम जो बोलते हैं उसको नाद के साथ जोड़ा गया है। तो मूल वर्ग के सिद्ध और नाद वर्ग के सिद्ध, ऐसे दो विभाग उसमें दिए गए हैं। आयुर्वेद में जैसे मंत्र और औषधि से मांत्रिक वैद्य कहा जाता है, उस तरह से ये नाद वर्ग के सिद्ध और उसके बाद मूल वर्ग के सिद्ध और नाग वर्ग के सिद्ध, ऐसा दो प्रकार उसमें भी देखने को मिलता है। अब और दो प्रकार है उसके, एक वर्ण संप्रदाय है, एक तेन संप्रदाय है। वर्ण संप्रदाय के जो लोग हैं उन्होंने प्रचुर संस्कृत भाषा में साहित्य का निर्माण किया है, तो उनके ग्रंथ ज्यादातर संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं। जैसे पेरुनल काव्यम करके है, उसमें मंत्र और औषधियों की बहुत सारी माहिती संस्कृत भाषा में, और उसका फिर तमिल अनुवाद हुआ तो तमिल भाषा में भी दी गई है। आगे जाकर तेन संप्रदाय जो है, तेन संप्रदाय में मूलतः तमिल जो ग्रंथ है, तमिल भाषा में जो उसने विवरण किया है उसके ग्रंथ देखने को मिलते हैं। उसमें से मुख्य जो ग्रंथ है वो पदार्थ गुण चिंतामणि नामक ग्रंथ माना जाता है। जैसे आयुर्वेद में निघंटु ग्रंथ माना जाता है, जैसे भाव प्रकाश निघंटु, सौंढल निघंटु, इस तरह से जो औषधियों के गुण को दर्शाता है, कर्म को दिखाता है, वो निघंटु कहा जाता है। उसी तरह का एक ग्रंथ पदार्थ गुण चिंतामणि नाम का ग्रंथ वो महर्षि अगस्ती ने तमिल भाषा में रचित किया है। उसमें तमिल भाषा में ही औषधियों के गुण और कर्म बताए गए हैं, उसकी क्या क्या उपयोगिता है, क्या क्या उसको सावधानियां रखनी है, वो भी बताया गया है। तो ये पदार्थ गुण चिंतामणि बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ महर्षि अगस्त्य का है। तो इस तरह से सिद्ध की पूरे की पूरी जो चिकित्सा पद्धति है वो आयुर्वेद का ही एक अंश है। अंतर क्या है? अंतर ये है कि आयुर्वेद में जैसे 8 अंगों का परिचय मिलता है, इस तरह से उसमें विष चिकित्सा का ज्यादा वर्णन देखने को मिलता है, और आगे जाकर रस चिकित्सा का ज्यादा वर्णन देखने को मिलता है, लेकिन शल्य चिकित्सा का इतना वर्णन नहीं मिलता है, और आगे जाकर कौमारभृत्यम, बाजीकरण और स्त्री रोग के ऊपर इतना वर्णन नहीं मिलता है। ये मुख्य अंतर इसमें है। आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेद है, 8 अंगों पर उसका कार्य है। आगे आयुर्वेद बहुत ही पुराना है, यानी कि उसकी अनेक परंपराएं देखने को मिलती है, जैसे आत्रेय संप्रदाय और धन्वंतरी संप्रदाय। ऐसे इसमें एकमात्र अगस्ती संप्रदाय ही देखने को मिलता है, और वो भी तमिल भाषा में ही ज्यादातर ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, और भाषा में तो बहुत सारे ग्रंथों का भाषांतर अभी तक भी नहीं हुआ है। तो मुख्य उनकी लैंग्वेज होती है वो तमिल ही अभी रही है सिद्ध वैद्यों की। तो वो आयुर्वेद जितना आयुर्वेद का प्रचार प्रसार और औषधि मात्रा उपलब्ध रही है, ऐसी सिद्ध की नहीं रही है। सिद्ध एक प्रादेशिक चिकित्सा पद्धति जो आज भारत में लगभग ऐसे तो सभी प्रदेशों में पाई जाती है, लेकिन उतने व्यापक स्तर पर इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक लोकल लैंग्वेज में, तमिल भाषा में वो लिखा गया है। आगे आयुर्वेद
के जो उपदेश है उनके अलग अलग ग्राम वैद्य तैयार हुए हैं और वर्षों की ये परंपरा रही है। तो भारत के हर कोने में आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार हुआ है और इसके बहुत सारे पथ्यों के साथ मिलकर भी आयुर्वेद के सिद्धांत का प्रचार प्रसार हुआ है। सिद्ध जो पद्धति है वहाँ लोकल लेवल पर ही वो प्रचार प्रसार देखने को मिलता है, जैसे साउथ के साइड्स पर, लेकिन नॉर्थ पर साइड पर उत्तर भारत में उसका इतना प्रचार प्रसार सिद्ध पद्धति का नहीं हो सका है। तो आयुर्वेद से ही एक जो अंश निकला और भगवद गीता के सिद्धांत के आधार पर ये देख सकते हैं कि यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा, इस तरह से जहां जहां पर भी जो पंच महाभूत के सिद्धांत, जो भी जगत के शाश्वत सिद्धांत, जो औषधि के सिद्धांत, जो औषधीय गुण कर्म वीर्य विपाक प्रभाव के सिद्धांत देखने को मिलते हैं, अवश्य ही वहां पर आयुर्वेद का ही अंश है। इसके लिए ये ऋषि परंपरा के जो एक बहुत ही प्रतिभाशाली ऋषि जो अगस्त्य ऋषि नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन कार्य में लेखन किया है। संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं में उन्होंने अनेक ग्रंथ की रचना करके जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तो ऐसे अविस्मरणीय जो अगस्त्य ऋषि है उसके उपदेश वही सिद्ध पद्धति है। तो सिद्ध पद्धति भी बहुत ही हमको उपयोगी है और उनकी भी औषधियाँ बहुत ही इफेक्टिव होती है, बहुत ही अभी काम की होती है, बहुत ही हमारे रोगों के लिए सहायक भी होती है। तो ये आज हमने बात की सिद्ध पद्धति की। आगे हम और पद्धतियों की भी बात करेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।